बैंकिंग को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बैंक क्या है, बैंक टर्म आखिर आया कहाँ से। तो रियल फैक्ट एक बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। क्या था, जो बैंक है वो एक इटैलिक टर्म है जो आया है बैंका से। बैंका का मतलब होता है बेंच या टेबल। जैसे हमारे यहाँ पर कई लोग होते हैं जो टेबल लेके बैठ जाते हैं और सब अपना फास्ट फूड वगैरह बेच रहे होते हैं। ऐसे ही जो मिडिवल यानी कि जो मध्य युग चल रहा था, उसमें इटली में जो दो शहर थे जैसे फ्लोरेंस और वेनिस, वहाँ पर लोग क्या करते थे, टेबल लेके बैठ जाते थे और वो लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते थे। कर्जा चाहिए, अब हमसे ले जाइए। तो ऐसे केस में वो जो कर्जे वाली दुकान जो होती थी उसे बेंच कहा जाता था, बैंका कहा जाता था। अब अगर मान लो वो कर्जे देने वाली संस्था जो है, जो दुकान है, जो बेंच है, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो मतलब फेल हो जाए, तो ऐसे केस में उस बेंच को तोड़ दिया जाता था। उसे कहते थे बैंकरोटा। आगे जाके क्या बना, यही वर्ड जो है इंग्लिश में जाके बैंकरप्ट बना। चलिए, ये तो था बैंक की बेसिक फैक्ट। अब जानते हैं बैंक क्या है। तो देखिए, बैंक की डेफिनेशन का संकेत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो आपके लिए जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे इसका लिंक डाल दिया जाएगा, उससे आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा, बैंक क्या है, डेफिनेशन ऑफ बैंक। ध्यान रखना, बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच डील्स इन मनी। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि मनी में डील करता है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी में डील करता है। मतलब ये क्या करता है, ये आम जनता से पैसा डिपॉजिट करवाता है। मतलब जो लोग जमा करना चाहते हैं उनका पैसा जमा करता है, उन्हें कम रेट पर ब्याज देता है। ठीक है, और वो जो पैसा इकट्ठा होता है इस तरह से, उसे जो फर्म, बिजनेस फर्म जिनको पैसा चाहिए, कर्जे के तौर पे चाहिए, या कोई हाउस होल्ड जिन्हें की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, या पर्सनल यूज के लिए कुछ कर्जे चाहिए, तो बैंक उनको वो कर्जा हाई रेट पर देता है। तो लोअर रेट पे लेगा, हाई रेट पे देगा। डिफरेंस जो होगा वो बैंक की अर्निंग होगी। देखिए क्या लिखा है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। मैंने कहा डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से, और लोन भी देता है जिनको जरूरत होती है उन लोगों को। किसको कर्जा देगा, स्मॉल बिजनेस फर्म्स को देगा, कोई भी हाउस होल्ड लगा हो, पर्सनल लोन, कार लोन वगैरह, जो भी लोन चाहिए, हाउसिंग लोन, वो सब देगा। बैंक जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करता है कैसे, डिफरेंस इन रेट से, इंटरेस्ट रेट से। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या हुआ है, जैसे एक रमेश नाम का बंदा है, उसने बैंक में 50,000 रुपये जमा करा दिए। ठीक है, और बैंक ने इससे कहा कि भाई हम आपको, आपने जो 50,000 रुपये दिए हैं हमको, उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट जो देंगे वो देंगे एट द रेट 3.5% पर एनम, 3.5% ब्याज देंगे। अब देखिए ये पैसा बैंक के पास पहुंच गया। एक और बंदा सुरेश पहुंच गया भाई बैंक में कि मुझे कर्जा दे दो, तो बैंक ने पैसा किसको दे दिया, सुरेश को, रुपीज़ 50,000 रुपये दे दिए, और उससे ब्याज चार्ज किया एट द रेट 10% पर एनम। तो भाई बैंक ने तो इस तरह से प्रॉफिट कमा लिया। सोचिए कि 10% कलेक्ट किया और 3.5% उन्होंने पे करना, तो 6.5% जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिफरेंस कि बैंक ने अर्निंग कमाई। तो बैंक यही करता है। तो क्या बैंक का काम केवल यही है कि पैसा जमा कराना और कर्जा देना? नहीं साहब, इसके अलावा बैंक भी और भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इंश्योरेंस की, जैसे लॉकर सर्विस, जैसे एटीएम की, जैसे फंड ट्रांसफ़र की। फंड ट्रांसफ़र के जो फेमस रूप जो हैं वो दो बेसिक हम लोग जानते हैं। एक होता है NEFT, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और दूसरी बात RTGS। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये जो हैं, ये दोनों चीज़ों के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करवाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब अगला देखते हैं। ये तो था भाई कि बैंक क्या है। बैंक जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसे बोलते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग एक प्रोसेस होता है एक्चुअली। तो क्या है, देखो, एक्टिविटी या प्रोसेस। तो देखो बैंकिंग इज एन एक्टिविटी या प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक जो क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कर्जा देता है, और अदर फाइनेंशियल नीड्स को भी, सर्विसेज को भी पूरा करता है पब्लिक के लिए। ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से अर्निंग कमाता है। तो क्या बैंक अपना फ्री होल्ड काम कर सकता है? नहीं साहब। बैंक जो होता है ना वो मनी में डील करता है, जो पैसों में डील करता है, तो वहाँ पर कंट्रोल और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया हुआ है, जिसके थ्रू कंपनी, जो बैंक जो है वो उसको रेगुलेट किया जाता ताकि वो फ्रॉड ना करे, पब्लिक का नुकसान ना करे। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का तो सेक्शन 5 सबसेक्शन बी, ध्यान रखना, सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंकिंग का मतलब क्या है, वो एक्टिविटी जिसमें कि बैंक एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब
आम जनता से बैंक पैसा लेगी, एक्सेप्ट करेगी सेविंग अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू, एफडी अकाउंट के थ्रू या किसी और अकाउंट के थ्रू, और वो पैसा बैंक कर्जे पर देगी या कहीं इन्वेस्ट करेगी ताकि खुद कमाई कर सके। आपको कम रेट पे देगी, बैंक ज़्यादा कमाई करेगी। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो पैसा आया है उसके लिए रीपेबल ऑन डिमांड। बैंक कहती है पब्लिक से, भाई देखिए आपने हमें जो डिपॉजिट दी है ये पेबल ऑन डिमांड है, आप जब भी मांगेंगे हम आपको देंगे, चाहे आप इसे चेक से निकाल लीजिए, चाहे आप इसे एटीएम से निकाल लीजिए, चाहे आप मनी ट्रांसफ़र के थ्रू सेटल कीजिए, जैसा भी आप चाहें वैसे कर लीजिए, आपका पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंक जनरली लोग क्या समझते हैं, बैंक को पता है कि लोग ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, तो बैंक इस केस में क्या करेगा कि आप जमा ज़्यादा करते हैं निकालते कम है, और जो ज़्यादा पैसा आपका बचता है बैंक में, जो पैसा बैंक में बचता है बैंक उसको दूसरे लोगों को कर्जा देके या इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न कमाता है। तो बैंकिंग यही प्रोसेस को बता रहा है। क्या लिखा देखो, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड, यानी आप कभी भी ले सकते हैं, एंड अदरवाइज कहते भी, और अदरवाइज सॉरी, एंड विड्रॉल बाई चेक, इसको चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या ऑर्डर के थ्रू या कैसे भी मनी ट्रांसफर के थ्रू आप पैसा ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बैंकिंग कंपनी, भाई बैंक क्या है, एक बैंकिंग कंपनी है। तो क्या लिखा देखो, एनी कंपनी डेट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ऐसी कोई भी कंपनियां जो कि बैंकिंग बिजनेस इंडिया में कर रही हैं उन्हें बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसमें जो कहूँगा इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों कंपनियां शामिल हैं। एसबीआई एक इंडियन कंपनी जो पब्लिक से डील करती है, कस्टमर से पैसा जमा करवाती है और लोन वगैरह देती है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फंक्शन ऑफ बैंकर, बैंकिंग का काम करने वाले लोग बैंकर कहलाते हैं, यानी बैंक में जो बंदे होते हैं उनको बैंकर्स कहा जाता है। वो बेसिक रोल जो है उनके अलावा क्या क्या काम करते हैं। पहली बात होती है रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं हर ट्रांजेक्शन का प्रॉपर हिसाब किताब रखना बैंक करता है। ट्रांजेक्शन क्या है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो दो लोगों के बीच में हो जिससे इकोनॉमिक फ्लो होता हो, कोई चेंज आता हो, जिसमें ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होते हो, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ऐसा हमने अकाउंट में पढ़ा है। तो अब देखिए रिकॉर्ड कीपिंग में पहली बात है बैंक मेंटेन्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, आप बैंक गए, आपको कोई डिमांड ट्रांसफ़र करवाना है, पैसा ट्रांसफ़र करवाना है आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, बैंक फॉर्म भरवाएगा आपसे। आपने पैसा जमा बैंक में करवाना है, बैंक आपसे फॉर्म भरवाएगा। आपको पैसे निकलवाने हैं तो बैंक एक फॉर्म भरवाएगा। आपको अपना अकाउंट नंबर में कोई अकाउंट में कोई साइन वगैरह चेंज करने हैं, बैंक आपसे फ़ोन नंबर पेज भरवाएगा, कोई डॉक्यूमेंट भरवाएगा। अगर आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करवाना है, बैंक आप कहीं एड्रेस चेंज करवाना है तो आपसे बैंक फॉर्म भरवाएगा। हर चीज़ के लिए बैंक फॉर्म भरवाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन सारा करता है बैंक आपके लिए, चाहे वो डेली ट्रांजेक्शन का हो, आपके लिए आपके कोई घर के एड्रेस वेड्रेस का हो या कोई फॉर्म वगैरह, सब बैंक पूरा भरवाता है। बैंक आपकी केवाईसी करता है ताकि बैंक आपको अच्छे से जान सके। आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी केवाईसी होती है ताकि लीगल फॉर्मिंग बनने में कोई दिक्कत ना हो। आगे बात, इसके बाद कोई फ्रॉड ना हो जाए। जब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम रहेंगे और बैंक अब इन सब कागजों को बहुत सिक्योर प्लेस पे रखता है। अगली बात, इंश्योर इजी एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। इजी एक्सेस देता है बैंक आपको ताकि आप आसानी से सब काम कर सके। आजकल देखो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, घर से आप बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। इजी एक्सेस मिल गई है आपको, और अगर कोई डेटा खो गया है तो वो डेटा बैंक आपको इजीली प्रोवाइड करवा देगा, रिट्रीव करवा देगा। अगली बात, प्रोटेक्ट। किस चीज़ से प्रोटेक्शन? वो होता है कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसको कस्टमर की मेंटेन करता है बैंक। ध्यान रखना, जैसे बैंक जो होता है वो डिजिटल और पेपर रिकॉर्ड रखता है सभी चीज़ों के, सेविंग अकाउंट के कस्टमर को जो उनकी आइडेंटिटी उनको रखता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को रखता है, ट्रांजेक्शन को रखता है, सब ये रिकॉर्ड कीपिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, एडवाइस क्लाइंट। अब देखिए बैंकर है साहब, आप बैंक गए, अब बैंक नहीं भी गए, आपने अपना अकाउंट नंबर वगैरह की डिटेल बताई और बैंक से फ़ोन पे बात कर ली, तो बैंक आपको एडवाइस करेगा कि हाँ भाई आप यहाँ इतना इस अकाउंट, ये वाला अकाउंट खोल लीजिए, ये वाला कर्जा ले लीजिए, ये वाला कर्जा मत लीजिए, तो वो बताता है बैंक आपको, तो एडवाइस देगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करता है बैंक, किसके थ्रू? एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू। देखो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहली बात आप फेस टू फेस या फ़ोन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप जाइए बैंक में, बैंक मैनेजर से या जो संबंधित अधिकारी है उससे मिलिए, उससे बातचीत करिए, हो जाएगा। या फिर फ़ोन कन्वर्सेशन कर लीजिए, उसके थ्रू बात हो जाएगी। अगली बात, क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड क्या है और गोल्स क्या है, कितना पैसे की ज़रूरत है उस बंदे को, जो ग्राहक को, क्लाइंट को, और उसकी गोल्स क्या हैं आगे, वो कैसे इनको पूरा करेगा, किस काम के लिए ले रहा है, सब बातों को बैंक आपको एडवाइस भी करता है इस बारे में, कब कौन सा लोन लेना है इसके बारे में जानकारी प्रॉपर दे पाएगा। अगली बात,
सजेस्ट बेस्ट बैंकिंग सर्विसेज और लोन स्कीम्स। किस स्कीम में पैसा लगाओगे ज़्यादा ब्याज मिले, ज़्यादा अर्निंग मिले। अच्छा, कौन सा लोन लोगे कम ब्याज देना पड़े। अब सोचोगे तो बैंक का नुकसान है, लेकिन बैंक का फंक्शन है साहब, ये ग्राहक को अवेयर करना है हर चीज़ के लिए, तो बताएगा। आगे, बिल्ड ट्रस्ट। जब आप सब काम प्रॉपर तरीके से करते हो तो ऑब्वियस बात है आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बढ़ेगी उस क्लाइंट के साथ। तो जो बंदा है वो उसी बैंक में खाता खोलेगा, कहीं और नहीं खोलेगा। वो अपने घर पे रखने के बजाय पैसे को बैंक में जमा कराएगा, उसे पता है कि सब चीज़ सेफ सिक्योर है। इसीलिए अगली बात, इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो ग्राहक ज़्यादा डिपॉजिट करेगा, ज़्यादा डिपॉजिट करेगा तो बैंक आगे ज़्यादा कर्जा भी देगा, डिपॉजिट पे कम ब्याज और कर्जे पर ज़्यादा ब्याज, डिफरेंस अर्निंग बैंक की कमाई, तो इससे बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जैसे अब अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझो, भाई एक ग्राहक, मान लो मैं ग्राहक के तौर पे बैंक में गया कि साहब मुझे एक पर्सनल लोन चाहिए 20 लाख रुपए का। बैंक ने कहा भाई क्यों चाहिए, मैंने कहा मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो क्या बोलेंगे साहब वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए ना, सस्ता पड़ेगा आपको। तो ये बैंक एडवाइस दे रहा है मुझे, ताकि मेरा पैसा भी बच जाए और बैंक से मेरा ट्रस्ट बढ़ जाए कि हाँ साहब ये तो बैंक बहुत अच्छा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, गैदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बैंकर हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एफआई जैसे हम लोग बोलते हैं, जब कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बैंक वाले आते हैं साहब, पहले इंस्टीट्यूशन जो होता है फाइनेंशियल वो आता है, चेक करता है आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ताकि आपकी एबिलिटी है कि नहीं उस चीज़ को परचेज करने की, इसका पता लगाया जा सके। तो बैंक जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करता है ताकि लोन्स और सर्विसेज वगैरह प्रॉपर तरीके से दी जा सके। मेन पॉइंट क्या है, वो नए और पुराने सब कस्टमर से ये सारी जानकारी लेता है। अगली बात, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है और नीड क्या है, इस बात को समझता है बैंक। अगली बात, अगर लोन अप्रूव होने में कोई दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को देखता है, और देखता है कौन से अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, उन सब की बात करता है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट जो होता है बैंक का वो बहुत अच्छा कर देता है। सीधी बात, भाई आपको पता रहेगा कि ये वाली पार्टी फ्रॉड है, इसको मत दो, ये वाली पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, इसको कर्जा दो। अगली बात, बैंक डिसाइड करता है इससे कि वो क्या रेट रखे और अदर टर्म्स बैंक की क्या रखें, मतलब किस रेट से कर्जा देना है। बैंक हर बैंक की रेट अलग अलग हो सकती हैं, और अदर टर्म्स क्या रहेंगी। जैसे बाय द वे मान लो, आप अगर बाय द वे मान लो कहो कि मैं जाऊँ और कहूँगा साहब मेरे बेटे को 5 लाख का कर्जा चाहिए उसके एजुकेशन के लिए, तो ध्यान रखना बैंक ऐसे ही कर्जा नहीं दे देगी। बैंक आपसे पहले कहेगी लाइए साहब एडमिशन लेटर लेके आइए कॉलेज का जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस लेके आइए, उसका एडमिशन लेटर लेके आइए, सारी जानकारी इकट्ठी करके दीजिए। और दूसरी बात, क्या आपकी औकात है इतनी, क्या आपका जो पेरेंट्स इनकम प्रूफ है, मतलब जो आपकी इनकम इतनी है कि आप कर्जा चुका पाओगे, तो सब बातें बैंक पहले से चेक करता है, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पूरा करता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बैंक अपने पास आपकी रखता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, फंक्शंस ऑफ बैंक, मेन फंक्शंस क्या है बैंक के। देखिए ध्यान रखना, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। तो हम पहले प्राइमरी फंक्शन की बात कर रहे हैं एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो पहला फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आम जनता से जमा स्वीकार करना। देखो, बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक टू कीप इट सेफ। पब्लिक को पता होता है बैंक में तो सेफ है। दूसरी बात, उनको ब्याज भी मिलता है, भले ही लोअर रेट से मिलता है। कई तरह के डिपॉजिट में आप अकाउंट खोल सकते हो। पहले होते सेविंग अकाउंट। देखिए कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं बैंक में पैसा सेफ रहे, ठीक है, और उनको ब्याज भी मिले, थोड़ा ब्याज भी मिले और थोड़ा सेफ भी रहे। तो वो क्या होता है, जब चाहे वो निकाल भी सकते हो, तो वो सेविंग अकाउंट खोलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं साहब भले ही ब्याज ना मिले लेकिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम कर सकते हो, क्योंकि सेविंग अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कुछ ट्रांजेक्शन के बाद कि भाई आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन महीने भर में नहीं कर सकते। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है व्यापारी लोग खोलते हैं, ठीक है, ये कौन खोलता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन कोई व्यापारी कभी भी इस पैसे को निकाल सकता है, दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगली बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सब बैंक से पैसा नहीं निकालेंगे हमें तो बस हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो। तो वो लोग जो बहुत लंबे समय के लिए पैसा हैवी रेट पर इंटरेस्ट पर जमा कराते हैं, उसके लिए अकाउंट जो खुलता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अगली बात, रेकरिंग डिपॉजिट। अब भाई सैलरीड पर्सन है, वो चाहता है कि मैं एफडी करवाऊं, लेकिन उसको इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता कि वो कभी भी एफडी करा सके, तो वो हर महीने छोटा छोटा पैसा जमा कराता है, उसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो देखो लिखा है डिपॉजिट मेड मंथली, और ये किसके लिए होता है, जनरली सैलरीड पीपल के लिए होता है। बिजनेसमैन भी करा सकता है, बाकी लोग भी करा सकते हैं, लेकिन जनरली फेवरेबल उन्हीं के लिए रहता है। विड्रॉल जो होते हैं आप चेक से, ड्राफ्ट से, एटीएम से कैसे भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे भाई दे मान लो कि कोई बिजनेस वाला, कोई सैलरी वाला बंदा है, मान लो कि मिस्टर एक्स कहीं जॉब करते हैं और उनकी सैलरी है मान लो 20,000 महीना, वो उनको ये है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, तो वो हर महीने की उन्होंने 1,000 रुपये की अपने दोनों बच्चों के नाम पर बैंक में एक आरडी खोल दी। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लिया। अब इसमें हर महीने की 1,000 रुपये जमा होगा, और जब बच्चे 17-18 साल के होंगे तब वो लाखों रुपये बन के उनको मिलेगा ब्याज समेत।
तो इस तरह से वो अपना बैंक में जो अकाउंट खोलेंगे उसे रिकरिंग डिपॉजिट कहेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात आती है एडवांसिंग लोन। जो बैंक का दूसरा फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन, मतलब बैंक आपको कर्जा देता है। क्या होता है देखो, किसको देता है? कस्टमर को कर्जा देगा और उससे ब्याज चार्ज करेगा। कर्जे भी कई तरह के होते हैं, जैसे एक होता है ओवरड्राफ्ट, मतलब अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा पैसा आपको कर्जे के तौर पे निकालने की परमिशन मिल जाती है अपने एसेट को गिरवी रखने के बाद, तो उसे बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट। अगली बात है कैश क्रेडिट। आप अपना स्टॉक बैंक में गिरवी रखिए, उसके बदले आपको कर्जा मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए होता है, इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। लेकिन अगर कोई कर्जा 1 से 5 साल तक का देगी तो वो टर्म लोन कहलाता है, फिक्स पीरियड के लिए मिलता है आपको। अगली बात होती है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल क्या है साहब? अगर सामने वाली पार्टी ने हमसे माल खरीदा और हमें पैसा नहीं दिया तो हम उससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साइन करवा लेते हैं, उसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें ये हो जाएगा कि हाँ भाई जिस पार्टी ने माल खरीदा है वो आज से ठीक 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसे भी तय होता है पेमेंट कर देगा। लेकिन बाई द वे मान के चलिए कि हमें ज़रूरत पड़ गई आज, वो पेमेंट करेगा 2 महीने बाद, हम कहाँ से लाएं पैसा? तो बैंक क्या करता है, आपसे कहता है ठीक है ये डॉक्यूमेंट आप हमें दे दीजिए, हम आपको बदले में पैसा दे देते हैं, और हम उस पार्टी से, जिस पार्टी से आपने लेना है अब हम उस पार्टी से ले लेंगे। तो ऐसे के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, ये बैंक परफॉर्म करता है और बदले में बैंक यहाँ पे फाइनेंशियल चार्ज लगाता है, जैसे इंटरेस्ट कहता है वो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस। अगली बात क्रेडिट कार्ड लोन। अपनी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, कोई अपने जो कोई भी शॉपिंग करनी हो, कोई कर्जा फर्जा चुकाना हो आप चुका दो अभी, लेकिन आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, यानी एक बिलिंग साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर वो पैसा जमा करा दोगे तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा बैंक को। लेकिन अगर आप बिलिंग साइकिल के अंदर पैसा बैंक को जमा नहीं कराते हो तो आपको ब्याज देना पड़ता है। तो ध्यान रखना, अभी आप पेमेंट कर दो, बाद में आप बैंक को कर देना। बिलिंग साइकिल के अंदर चला गया तो ब्याज नहीं देना, बिलिंग साइकिल के बाद गया तो आपको पेमेंट ब्याज का करना पड़ता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, अ ट्रेडर टेक्स अ कैश क्रेडिट लोन ऑफ 2 लाख अगेंस्ट इन्वेंट्री फ्रॉम अ बैंक। तो ये क्या है? ये कैश क्रेडिट एक टाइप ऑफ लोन होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगली बात है एक और, प्राइमरी फंक्शन के बाद सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन 2 थे, पहली बात एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा लोन देना। यहाँ पर जो सेकेंडरी फंक्शन है पहला फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। बैंक आपके एजेंट के तौर पे काम करता है। ध्यान रखना, आपका एजेंट, बैंक कौन बन जाता है यहाँ पे? आपका एजेंट, यानी एक तरह से नौकर। मतलब आप मत काम करो, बैंक आपके बिहाफ पे काम करेगा। कैसे? देखो पहली बात ट्रांसफर ऑफ फंड। 2 शहरों के बीच, 2 देशों के बीच लोग रह रहे हैं, उनके बीच डीलिंग हो रही है, बैंकिंग आपस में ट्रांजेक्शन के थ्रू पैसा ट्रांसफर करवा देती है। तो आपको पहले क्या करते हैं? आप सोचिए, बैंक ना होते तो आप पैसा लेके यहाँ से बाहर बंदे को भेजते कि भाई उस पार्टी को दे के आओ। अब बैंक क्या कर रहा है आपके लिए कि आप हमें दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। सोचिए, आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अगली बात कलेक्शन ऑफ चेक। आपके चेक आपको किसी पार्टी ने दिया, उस चेक को कलेक्ट करवाएगा, बिल को करवाएगा दूसरे बैंकों से, बैंक आपके एजेंट के तौर पर काम करेगा। आपके बिहाफ पर कोई डिविडेंड का पेमेंट करना हो, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करना हो कंपनी के बिहाफ पर, कोई कंपनी है साहब, उसे अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांटना है, तो ऐसे केस में वो बैंक का सहारा लेती है। बैंक के थ्रू सभी पार्टी को डिस्पर्स कर दिया जाता है, अमाउंट को डिस्पर्स कर दिया जाएगा। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पर जो बैंक होता है वो ये भी काम करेगा आपके एजेंट के तौर पर। अगली बात, आपके ब्याह पर सिक्योरिटी को बेचने खरीदने का काम, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स को बैंक करता है। आपके ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर का भी काम करता है। आपके किसी बंदे की डेथ के केस में जब तक उसके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक को बैंक उसको ट्रस्ट के तौर पे, एग्जीक्यूटर के तौर पर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपके लिए काम करता है। अगली बात, आपको इनकम टैक्स से रिगार्डिंग को हेल्प करना हो कि भाई रिटर्न कैसे फाइल करनी है, तो क्या सब कुछ करना है, बैंक आपको मदद करता है आपके एजेंट के तौर पर। तो ये 2 चीज़ें थी सेकेंडरी फंक्शन में आती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात आती है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड पार्ट। इसमें आपको कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज बैंक देता है, जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को बैंक में अच्छे से सेव रख सकें, ज्वेलरी को अच्छे से सेव रख सकें। अगली बात, आपको ट्रेवलर चेक, यानी कि आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेवलर चेक आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड देता है ताकि इजी पेमेंट हो जाए। आपके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है साहब? मान लो कि मेरा एक जो बिजनेस है वो मान लो अमेरिका के किसी बंदे के संग होता है। अब मुझे क्या पता कि वो पार्टी फ्रॉड हो, तो या उसे क्या पता कि मैं फ्रॉड हूँ यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम लोग बैंक के थ्रू जाते हैं और बैंक हमें दोनों पार्टियों को गारंटी देता है, उनका बैंक हमें, हमारा बैंक उनको, कि भाई देखो ये कोई फ्रॉड नहीं होगा, सब काम बिल्कुल प्रॉपर होंगे, रेगुलेटेड मैनर में होंगे सब, ताकि बैंक आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के लिए काम करता है। आगे बात, ATM विड्रॉल देता है आपको, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, बस जाइए ATM में कार्ड स्वैप कीजिए, आपके अकाउंट में पैसा होगा तो निकलेगा ज़रूर।
नहीं निकल रहा दूसरे बैंक से ट्राई कीजिए। आगे बात मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देगा, ताकि आपको समय समय पर जो शेयर इशू वगैरह कर रहे हो या टैक्स एडवाइसेस चाहिए हो तो आपको मदद मिल जाए। आपके ब्याह पर अंडर राइटिंग करेगा शेयर्स की। भाई सीधी बात, अंडर राइटिंग क्या होती है? आपने कोई आइटम दिया किसी बंदे को कि आप बेच दो, वो आपका ब्रोकर बन के, आपका एजेंट बन के सामान को बेच रहा है, बदले में वो कमीशन चार्ज करेगा। इन केस वो नहीं बिका तो वो माल आपको लौटा देगा कि साहब ये माल बिका नहीं है। लेकिन अंडर राइटर वो बंदा होता है जो गारंटी लेता है कि भैया देखो मैंने तुमसे 5,000 का माल लिया है, एजेंट होता मैं तो 5,000 में से 3,000 का बेच पाया तो 2,000 में आपको लौटा देता, लेकिन यहाँ पर मैं अंडर राइटर हूँ तो ऐसे केस में मैं 3,000 का माल बेच लिया हूँ, लेकिन 2,000 का माल जो बाकी बचा है वो माल मैं अपने पास ही रखूँगा, मैं आपको नहीं लौटाऊंगा। मतलब अंडर राइटर द पर्सन हु अंडरटेक द गारंटी टू टेक द शॉर्ट सब्सक्रिप्शन विच इज नॉट अप्लाइड बाय द पब्लिक। ठीक है। अब अगली बात, सोशल वेलफेयर सर्विसेज भी, जैसे आपको पेंशन ट्रांसफ़र करवानी है, इंश्योरेंस की कोई हेल्प चाहिए, वो सब चीज़ें बैंक आपको प्रोवाइड करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब अगली बात है डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। फंड्स को डिसबर्स करता है, डिसबर्स मतलब बंटवारा। कैसे होगा देखो, आपको बैंक हैंडल विड्रॉल एंड पेमेंट ऑफ मनी। डिसबर्स जैसे स्कूल से आपकी छुट्टी होती है ना, वो डिसबर्समेंट वही चीज़ है ये। तो वही है, देखो बैंक जो होता है वो हैंडल करता है इस चीज़ को। तो मेन पॉइंट क्या है, बैंक आपकी डिपॉजिट और विड्रॉल को डेली अलाउड कर सकता है, लेकिन डेली विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप जमा करा सकते हो। अगली बात, लेकिन करंट अकाउंट है तो ये भी कर सकते हो। वो मशीन यूज़ करते हैं इसके लिए, भाई पैसा आप लेके पहुंच गए, गड्डियां हैं तो वो काउंटिंग मशीन यूज़ करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि गलतियां बिल्कुल ना के बराबर हो, ताकि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है बिल्कुल बैंकिंग ट्रांजेक्शन को प्रॉपर बने रहें। आगे बात, वो केयरफुल चेकिंग करते हैं नोट की, ताकि कोई नकली नोट ना आ जाए। सिग्नेचर को चेक करते हैं, आपकी आईडीज़ को चेक करते हैं। आप देखिए जब पेमेंट लेते हैं तो आपसे साइन भी करवाए जाते हैं, सब चीज़ें चेक की जाती हैं ताकि बैंक में कोई फ्रॉड या एरर या कोई एरर या फ्रॉड डिटेक्ट ना हो पाए। अगली बात, स्पीड अप कैश डिलीवरी, कैश आपको जल्दी दिया जाए, इसके लिए एटीएम वगैरह खोले जाते हैं और मिस्टेक्स को कम करने के लिए सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वेरीफाई की जाती हैं। ये सब बैंक का जो है डिसबर्समेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसकी फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात आती है एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इन बैंकिंग। भाई बैंकिंग जो है सेक्टर वो पूरा सिक्योर है क्या, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर? तो देखिए बैंक क्या करता है, देखो बैंक इंश्योर्स कस्टमर्स मनी एंड इन्फॉर्मेशन आर सेफ। बैंक इस बात की गारंटी देता है एक तरह से कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन और आपका पैसा यहाँ सेफ है। वो क्या क्या काम करता है इसके लिए? पहली बात, आपको नकली नोटों से बचाता है। ठीक है, नकली नोट बैंक में जाती है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर पहुँचे तो, और जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है वो अलग। दूसरी बात, वेरीफाई कस्टमर्स आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। जब आप पैसा निकलवाने जाते हो आपकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, इसी वजह से की जाती है, आपका साइन भी चेक किया जाता है। फिर यूज़ वॉलेट एंड कस्टमर टू स्टोर लॉकर्स टू स्टोर मनी एंड वैल्यूबल्स। आपके जो लॉकर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने वैल्यूबल्स को उसमें रख सकें। अच्छा, फिर दूसरी बात, उनके रिकॉर्ड्स को वो चोरी से, आग से, नेचुरल डिजास्टर से बचाने का पूरा काम करते हैं। डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से रखते हैं। अगली बात, स्टॉप फ्रॉड थ्रू पेपर प्रॉपर चेक्स एंड टेक्नोलॉजी। प्रॉपर चेक करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वो सारे फ्रॉड एरर्स को रोकने की कोशिश पूरी तरह से करते हैं, ताकि बैंकिंग में आपका विश्वास बना रहे और सिक्योरिटी का काम आगे प्रॉपर तरीके से होता रहे। चलिए साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब अगली बात आती है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखना, जो हमारा एपेक्स यानी सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उसे हम लोग बोलते हैं आरबीआई, यानी सेंट्रल बैंक है ये हमारा। तो सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। अब इसमें जो है वो 3 तरह के बैंक हैं। पहली बात कॉमर्शियल बैंक, दूसरी बात रीजनल रूरल बैंक और तीसरी बात कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले बात करें कॉमर्शियल बैंक की तो 2 तरह के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में भी 2 बातें हैं। पहली बात नेशनलाइज्ड बैंक या फिर एसबीआई के ग्रुप, जिसमें एसबीआई और उसकी 5 सब्सिडरीज और भी हैं, वो सब इसमें आती हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में इंडियन बैंक होगा या फॉरेन बैंक होगा। इंडियन होगा तो पुराना बैंक है कि नया बैंक है या लोकल बैंक है, और फॉरेन बैंक भी हो सकता है। कोऑपरेटिव बैंक में आपको देखना है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है या पब्लिक क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। इन सब के बारे में भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना देखिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये तो किताब का ही वैसे वो है पेपर पूरा एनसीईआरटी का। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की, क्योंकि एक एक करके हमने सारी चीज़ें पढ़ने हैं। देखिए भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी पढ़ाई समझ में आए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप ढंग से कवर करेंगे तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या है।
देखो एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, वही जो कम ब्याज पे लेगा और ज़्यादा ब्याज पे देगा, प्रॉफिट कम आएगा। दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, पब्लिक से जमा एक्सेप्ट करता है, कर्जा देता है उनको, जो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे चेक फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर वगैरह प्रोवाइड करता है, और बदले में क्या करेगा, ये सब पैसा आ गया तो किसको कर्जा देगा, ट्रेड को, इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को, पर्सनल फाइनेंस के लिए, सबके लिए कर्जा देगा। तो ध्यान रखना, कॉमर्शियल बैंक या तो कोई पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, कोई फॉरेन बैंक हो सकता है, या रीजनल रूरल बैंक हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, पीएसबीज बोलते हैं शॉर्ट में इसको। क्या है, देखो ऐसा बैंक जिसमें 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग सरकार की हो, वो क्या होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। देखो क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड मोर देन 50% शेयर्स, मतलब मोर देन 50% जो मालिकाना हक है वो किसका होगा, सरकार का। फिर एग्जाम्पल जैसे एसबीआई का नाम ले सकते हो, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, यूको बैंक है, ऐसे कई सारे बैंक है। देखो सब नाम, कोई भी बैंक सरकारी बैंक इसी में आएगा। की फीचर्स क्या होते हैं, पहली बात कि यहाँ सरकार का मेजोरिटी होती है 50% से ज़्यादा। अगली बात, हमारे इंडिया में 27 पीएसबीज हैं, ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 27। 21 तो नेशनलाइज्ड बैंक हैं और 6 एसबीआई ग्रुप बैंक हैं, जिसमें कि एक तो एसबीआई है, 5 उसकी एसोसिएट्स हैं। ठीक है, अगली बात अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से एसोसिएट भी हैं। आगे देखिए, शेयर्स ऑफ दीज शेयर बैंक्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बैंकिंग कंपनी है एसबी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, इनके शेयर मार्केट में होते हैं और वहाँ पर उनकी डीलिंग की जाती है, शेयर की सेल परचेज की जाती है। अगली बात, ये 2 रोल अदा करते हैं। पहली बात, ये बैंकर होते हैं पब्लिक के लिए बैंक का काम परफॉर्म करते हैं और सरकार के लिए भी बैंक का काम परफॉर्म करते हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक। अगली बात, हमारे इंडिया का जो लार्जेस्ट जो बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका नाम क्या है, एसबीआई। ये एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हिस्ट्री है क्या, मतलब कौन से ईयर से कहाँ से कैसे कैसे चले। 1770 से शुरुआत हुई, 86 में आए, फिर 1806 में आए, फिर 1840 पे आए, 1843 पे, 1865 पे, 1894 पर, 1906 में, फिर 1908 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में। जो हमारे काम का है वो 1921 से है, डेटा लिखा है इसमें। लेकिन आप देखिए जरा पहले सबसे पहले क्या हुआ, क्या था आखिर, एसबीआई का ओरिजिन कैसे हुआ, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एसबीआई कैसे हुआ, सब बातें देखिए। इन 1921 प्रेसिडेंसी बैंक थे, प्रेसिडेंसी 3 थी उस समय, बॉम्बे, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे लिखना है आपको। बंगाल, जिसे आज हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, उस समय पर इसको, उसमें जो कोलकाता प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर, जिसे हम कलकत्ता कहते हैं। मद्रास यानी चेन्नई, ये 3 थी। इनकी 70 ब्रांचेस थी जिनको मर्ज कर दिया गया था किसमें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। वर लिखा ना, वर मर्ज टू फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक बनाने के लिए प्रेसिडेंसी बैंक की 70 ब्रांचेस को मिला के एक साथ ले आए। अब इंपीरियल बैंक बन गया था। इसमें 3 रोल थे उनके। पहली बात, एक कॉमर्शियल बैंक था, यानी जनता का बैंक। अगली बात, बैंकर्स का बैंक, बैंकों का भी बैंक था, और सरकार का भी बैंक था। तो तीनों तरह का बैंक इंपीरियल बैंक बन गया। अब क्या हुआ, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को बना दिया गया एसबीआई, बदल दिया गया उसका नाम। जो पहले क्या थे, वो 3 जो बैंक थे, वो जो 3 बड़े जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, उनकी 70 ब्रांचेस को मिला के क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को 3 रोल दिए गए थे, जनता का बैंक है यानी कॉमर्शियल बैंक है, बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का भी बैंक यही था, और तीसरी बात सरकार का भी बैंक यही था। 3 फंक्शन थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 1955 को 1955 को क्या हुआ कि ये जो इंपीरियल बैंक है इसको एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके एसोसिएट क्या थे, इसके 8 एसोसिएट बैंक बने जो कि प्रिंसिपली स्टेट बैंक थे, मतलब स्टेट वाइज थे, राजशाही घराने से संबंधित थे। 1959 से 60 में इसकी 8 एसोसिएट बैंक और जोड़े गए। और अब क्या हुआ, दोज बिकम सब्सिडरीज अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडरी बैंक 1959, लेटर रिड्यूस टू 6 एसोसिएट बैंक। शुरुआत में देखिए 8 एसोसिएट बैंक थे, तो बाद में आगे कितने रह गए, 6 एसोसिएट बैंक ही रह गए। तो सरकार ने टेक ओवर किया। क्या हुआ देखो, इन 2008 में जो उस समय की सरकार थी, आरबीआई ने अपना जो हित था, जो अपना स्टेक था, जो अपना हित था, जो उसका बेनिफिट था, वो हटा दिया। किससे, गवर्नमेंट से। लिखा हुआ रिमूव बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने क्या किया, आरबीआई का स्टेक यानी सरकार जो आरबीआई का जो हित था, उसमें आरबीआई का जो बेनिफिट था एसबीआई में, वो हटा दिया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो पाए, कोई भी हितों का संघर्ष नहीं हो पाए, बेनिफिट का जो सेटलमेंट करने में आसानी हो सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो देखो पहला राउंड हुआ 1969 में,
14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। देखिए उस समय लिखा भी था, उस समय अखबार की खबर तो छपी है मैंने, 14 टॉप बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। किसने किया? देखो इंदिरा गांधी की फोटो भी छपी है। हर बैंक के पास डिपॉजिट कम से कम 50 लाख की थी, मतलब मोर देन 50 करोड़, सॉरी 50 करोड़ से ऊपर की इनकी डिपॉजिट थी। 50 लाख कह रहा हूँ, 50 करोड़, ध्यान रखना। एम्ड एट ब्रेकिंग प्राइवेट ओनरशिप एंड सर्विंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। सीधी बात यह है कि जो प्राइवेट जो लोगों के पास जो मनी सेंट्रलाइज हो रही थी, सरकार ने, इंदिरा गांधी ने सोचा कि नहीं यार, इस तरह से सब कुछ लोगों के पास ही पैसा रह जाएगा और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। उस पर्पज से उन्होंने 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया ताकि जो मनी पावर है कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए। और प्रायोरिटी सेक्टर तो सरकार के थे, सरकार जिनको आगे बढ़ाना चाहती, सरकार उनके लिए पैसा इकट्ठा कर सके। कमाई को इंडिविजुअल ना करे, सरकार करे, ताकि आम जनता के भले के लिए योजनाएं बनाई जा सकें। इसका बेसिक टारगेट था। फिर सेकेंड राउंड हुआ 1980 में, देखिए करीब 11 साल बाद 6 और बैंक थे, उनको नेशनलाइज किया गया। लेकिन इस बार उनकी डिपॉजिट का ध्यान रखा गया। वो पिछली बार 50 करोड़ वाले थे, 50 करोड़ से ज़्यादा वाले, इस बार 200 करोड़ से ज़्यादा वाले थे। बड़े बैंकों को लपेटा गया इसमें। और इनका जो सरकार का जो कंट्रोल था वो 91% ऑफ बैंकिंग ब्रांचेस पर हो गया। ठीक है, इसी कंट्रोल को बाद में हटाया गया था 2008 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे नेशनलाइजेशन में? पहली बात कि मोनोपोली जो कुछ लोगों के हाथ में पहुंच गई, कुछ बिजनेस बड़ी फैमिली थी, उनके हाथ में जो कंट्रोल ना पहुंच जाए, उसके लिए सरकार को रोक लगानी थी। जैसे कई लोग अब आरोप लगाते हैं कि भाई जो सरकारें हैं वो 1-2 बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, उनके लिए काम कर रही हैं। तो भाई ये सरकार जाने, ये उनका मैटर है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, उस समय की सरकार जो थी, जो 1980 में थी, यानी इंदिरा गांधी सरकार, वो क्या सोच रही थी कि भाई यहाँ पर आपको जो बड़े कुछ जो अमीर लोग हैं, अमीर घरानों के हाथ में सारा पैसा ना आ जाए, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम ना बढ़ जाए, इक्वालिटी ऑफ इनकम हो, डिस्पैरिटी ना हो। सरकार की बेसिक कोशिश ये थी। अगली बात, टू स्टॉप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। अब सोचिए जिसके पास पैसा होगा उसका पावर भी होगी, है कि नहीं? कई लोग कहते हैं कि भाई फलाना जो बिजनेसमैन है वो सरकार चला रहा है, तो ये बात उस समय हो सकती थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए सब काम किए गए थे। अगली बात, टू कलेक्ट सेविंग फ्रॉम द ऑल रीजन ऑफ द इंडिया। भाई प्राइवेट बैंक तो केवल शहरों में खोल रहे थे ना वो लोग, दूर दराज गाँव के इलाकों में कौन बैंक खोलेगा? उसके लिए उनका नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। अगली बात, प्रायोरिटी सेक्टर को, जैसे एग्रीकल्चर को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के लोग काम नहीं करते थे। तो सरकार ने कहा इनको नेशनलाइज करके हम इनको आगे बढ़ाएंगे ताकि सभी इंडस्ट्रीज को उसका बेनिफिट मिल सके, हमारे प्रायोरिटीज जो हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, देश की जो ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो सके, मतलब टारगेट पॉजिटिव था। अगली बात, मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद एसबीआई क्या था? देखिए 1963 में जो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर को मर्ज किया गया एसबीआई के साथ। फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज किया गया एसबीआई के साथ। फिर 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी मर्ज कर दिया गया एसबीआई के साथ। ठीक है, एसबीआई सबसे बड़ी ब्रांच मानी जाती है हमारे इंडिया में बैंकिंग की। देखिए चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात थी पहले, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं। वो क्या है साहब? देखिए मीनिंग क्या है भाई? प्राइवेट सेक्टर वो बैंक होता है जहां पर की प्राइवेट सेक्टर की ही होल्डिंग होती है, मोर देन 50%, सरकार की नहीं होती। कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी होती है जिसका वो बैंक होता है, सरकार की होल्डिंग इस बैंक पर नहीं होती। सरकार केवल लॉ एंड रूल्स को मैनेज करवाने का काम करती है। टाइप जैसे देखो, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक थे जो कि 1991 के बाद बने थे, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दो अलग अलग बैंक हैं। ये न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक उस समय जनरेट हुए जो कि 1991 के बाद हुए। 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे इंडिया के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। उसके बाद जब आरबीआई जो था वो फैसिलिटेटर बना कंट्रोलर की जगह पर, तो नए नए बैंक खुले, प्राइवेट सेक्टर बैंक खुले। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो पहले बड़े बैंक थे वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ही थे। अगली बात, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो पहले से चल रहे थे, जो 1991 से पहले चल रहे थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये सब प्राइवेट बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं। चलिए भाई फीचर्स क्या थे प्राइवेट बैंकिंग की? पहली बात, इनकी जो ओनरशिप होती थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज या ग्रुप्स के पास होती थी। अब आप कहोगे साहब नेशनलाइजेशन किया गया था फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, ऐसा क्यों भाई? फिर से प्राइवेट से नेशनलाइज से वापस प्राइवेटाइज। भाई इसका रीज़न है, बताता हूँ क्यों। देखो पहली बात, ताकि कंपटीशन बढ़ाया जा सके सरकारी बैंकों के साथ और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात, कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज दी जा सके और नए नए चीज़ें इनोवेट की जा सके, इसलिए ऐसा हुआ। तीसरी बात, मॉडर्नाइज बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा सके, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जरूरी थे। सरकार थोड़ी पिछड़ रही थी उस समय। और अगली बात, लेकिन ये भी बैंक जो थे प्राइवेट बैंक भी रेगुलेट तो आरबीआई करेगा, मतलब कंट्रोल तो सरकार का ही रहेगा, बस यहाँ के मालिक जो होंगे वो सरकार नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट बैंक
कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ेगा तो आरबीआई जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक को पेनलाइज करता है, पेनल्टी लगाता है, वैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर को भी पेनलाइज करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला, फॉरेन बैंक। ऐसा बैंक जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंपनी, बैंकिंग कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, फॉरेन कंपनी कहलाती है। तो वैसी फॉरेन बैंक है वो बैंक जो कि इनकॉर्पोरेट यानी कि एस्टेब्लिश यानी रजिस्टर्ड तो इंडिया से बाहर में, लेकिन उनकी ब्रांच इंडिया में है, वो फॉरेन बैंक कहलाते हैं। जैसे सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ चाइना के एग्जाम्पल हैं। इनके मेन पॉइंट क्या है, पहली बात ये इनकॉर्पोरेट होते हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। ये इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होते। ये इंडियन कंपनीज के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं होती, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया नहीं होती है। अगली बात, ये बिल्कुल वैसे ही रूल्स को फॉलो करती हैं जैसे कि इंडियन बैंकिंग कंपनी को फॉलो करना होता है। अगली बात, ये सभी सर्विसेज देते हैं जैसे डिपॉजिट का, लोन का, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन, उनमें भी डीलिंग में मदद करते हैं आपकी। और ये कॉर्पोरेट, बड़े जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं जिनकी हाई नेटवर्थ होती है इंडिविजुअल की, उन सबको ये लोग डील करते हैं। और दूसरी बात, ये इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ को लाते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें, जो जैसे हम लोगों का बता दूँ 1987 में जो HSBC बैंक ने पहली बार मुंबई में ATM खोला था, तो हमारे यहाँ ATM विदेशी बैंक लेके आया। वो जो फॉरेन बैंक जो था HSBC नाम लिखा है देखो, उसी बैंक के थ्रू हमारे यहाँ आया था, ठीक है ना, IDBT के थ्रू। अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रीजनल रूरल बैंक, भाई देखो गांव देहात में अगर आपको कर्जा चाहिए तो वहाँ पे RRB के थ्रू जाना पड़ेगा। क्या है देखो डेफिनेशन, RRBs आर स्टेट स्पॉन्सर्ड, ध्यान रखना स्टेट स्पॉन्सर्ड, इसको स्पॉन्सर कौन करेगा, स्टेट। रूरल बैंक होते हैं जो कि एस्टेब्लिश किए जाते हैं क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, किसानों की मदद करने के लिए और गाँव की विकास के लिए। मेन एम क्या रहता है इसका, पहली बात अफोर्डेबल क्रेडिट देना, किसको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, छोटे किसान को। अगली बात, लैंडलेस लेबरर को भी, एग्रीकल्चर लेबरर को, जो लैंडलेस लेबरर हैं उनको भी। कोई आर्टिशियन है, बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं, लोकगीत वगैरह गाते हैं, या छोटे मोटे कुम्हार वगैरह हैं, उन सब के लिए। और स्मॉल रूरल एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन सबको मदद ये RRB करता है। इसके मेन पॉइंट क्या थे, पहली बात, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में अंडर RRB एक्ट 1976। ध्यान रखना, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन अलग दूसरे तरीके से होता है इसका। आगे बात, फोकस रहता है एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंसिंग पर। जॉइंट ओनरशिप होती है इसकी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 50% की, पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ 35% की और स्टेट गवर्नमेंट के साथ 15% की। इस तरह से इसकी 100% जो इक्विटी होती है वो सरकारी सेक्टर में अलग अलग बटी होती है। फिर अगली बात, सुपरवाइज बाय नाबार्ड, नाबार्ड इसको सुपरवाइज करता है। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगली बात, ये केवल रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ही काम करता है, पूरे इंडिया में हर जगह काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक इन कर्नाटका सर्व रूरल फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं साहब, कुछ लोग मिलके काम करें, एक दूसरे की मदद करें, सस्ते अब पैसा इकट्ठा करें और आपस में सस्ते रेट पर प्रोवाइड करें, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। वो सब भी RRBs का ही काम करते हैं एक तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं साहब। कोऑपरेटिव बैंक के लिए बात करें तो देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय देयर मेंबर्स। कुछ लोग, अब जैसे मान लो 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएं और कहें साहब हर महीने हम 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करेंगे। 20 लोग 5 हज़ार रुपये महीना इकट्ठा कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये महीना इकट्ठा हो रहा है। अब साल भर में हो गए 12 लाख। अगर किसी को छोटा मोटा कर्जा चाहिए 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख का, तो वो दे देंगे हम। आपसे ब्याज कम चार्ज करेंगे, बैंक से कम रेट पर चार्ज करेंगे, लेकिन वो मतलब 20-22 लोगों ने अपना खुद का सा बैंक खोल लिया है तो उसे हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में, ठीक है। पर्पस क्या होता है, अफोर्डेबल क्रेडिट देना गांव के लोगों को और सेमी रूरल एरियाज में, स्पेशली द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको प्रमोट करने के लिए, किसानों की मदद के लिए होता है। मेन पॉइंट क्या है आखिर कोऑपरेटिव बैंक के, तो देखिए पहली बात क्या है, ये प्रिंसिपल वर्क करता है, मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कॉपरेशन के प्रिंसिपल वर्क करता है, म्यूचुअल हेल्प की बात करता है। मतलब कुछ लोग नीडी लोगों की मदद करेंगे अदर देन गवर्नमेंट, लेकिन ये रेगुलेटेड होगा गवर्नमेंट एक्ट में ही, ध्यान रखना। लेकिन आगे, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय मेंबर्स देमसेल्फ, मतलब यहाँ पर जो चलाएंगे वो कुछ लोग ही चला रहे हैं, वही होंगे। अगली बात, यहाँ पर इनका बेसिक टारगेट रहेगा रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब तीसरी बात है रूरल डेवलपमेंट हो और लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक तरह से। ये भी एक तरह से छोटा मोटा बैंक ही है कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान रखना, सरकार इसको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के अकॉर्डिंग रेगुलेट करती है। अगली बात,
ये जो उन लोगों की मदद करता है जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये भी बैंक हैं लेकिन कॉमर्शियल बैंक जहाँ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ ये पहुँच के उनकी मदद करते हैं। अगली बात, इसमें 3 लेवल होते हैं, 3 टायर होते हैं। पहली बात, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं, ये एपेक्स लेवल बैंक होते हैं, सबसे बड़े यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि मिड लेवल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो कि लोकल लेवल पे काम करते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है ना। जैसे किसान है कोई, उसे बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी है, ठीक है, कोई खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, कोई हाई यील्ड वैरायटी सीड है, उन सब के लिए पैसा उनको ये कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात, न्यू इनिशिएटिव, जो सरकार ने जो न्यू बैंकिंग जो बदलता भारत है उसमें नए जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, 2013 में न्यू प्राइवेट बैंक लिमिटेड जो थे लाइसेंस उनको दिया गया। जैसे उसमें IDFC लिमिटेड, देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, और बंधन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इसमें लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस कब मिला था? फरवरी 22, 2013 को। और इनमें क्या था कि लाइसेंस देना नए बैंक को, ताकि इसमें नई गाइडलाइंस जारी की गई थी ताकि प्राइवेट बैंक भी आगे बढ़ पाएँ। अगली बात, मोदी जी ने 2014 में जनधन योजना लागू करी। ये उनकी बहुत ही एम्बिशियस योजना रही है। 28 अगस्त 2014 को ये योजना चालू हुई थी। इसका बेसिक टारगेट था कि हर वो बंदा जहाँ तक बैंक नहीं पहुँच पाया उसको बैंक से जोड़ा जाए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एवरी इंडियन, हर इंडियन को फाइनेंशियल मैटर के लिए बैंक से जोड़ना। दूसरी बात, जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देना। तीसरी बात, आपको डेबिट कार्ड देना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और पेंशन देना। यहाँ पर 1-2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, 10-12 रुपये का अमाउंट खर्च लेती है सरकार आपसे उसका। बहुत सस्ते रेट पर खाता खोलते ही बेनिफिट मिल जाता है आपको। आगे ये अर्बन और रूरल दोनों लोगों के लिए, जहाँ पर वो लोग जो गाँव या शहर में जिनका बैंकिंग फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था उनके लिए होता है। और ये चला कब तक? 14 अगस्त 2015 तक फेज़ 1, उसके बाद फेज़ 2 चालू हुए, तो अब तक चल रहा है। एग्जाम्पल, अब छोटा मोटा वेंडर है साहब, उसको पैसा चाहिए तो वो जनधन योजना में खाता खोल के कर्जा भी ले सकता है। तो इसमें ना बेसिक था क्या, गौर करिए। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, उसमें लेबरर को पेमेंट करना है, तो ठेकेदार का पैसा पहुंचेगा, वो फिर लेबरर को देगा। तो ठेकेदार कई बार बेईमान हो जाता था, लेबर तक ढंग से पैसा पहुंच नहीं पाता था, या सरकार की कोई स्कीम का पैसा पब्लिक तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता था। तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम DBT, ध्यान रखना, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम योजना थी। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि आपका जनधन खाता खोला जाएगा। अब सरकार आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करेगी, तो बीच में जो ठेकेदार था, जो इंटरमीडिएटरी था, उसका वो जो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, पब्लिक को उसका बेनिफिट मिला। इसलिए सरकार की योजना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है आज भी। इसमें आप आसानी से पैसा जमा करा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, पेमेंट बैंक। सरकार ने देखा कि भाई आजकल लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन छोटे मोटे पेमेंट करने के लिए पेटीएम का यूज़, ये तो आपने देखा होगा। सरकार ने भी इस चीज़ को फील किया और पेमेंट बैंक की परमिशन दी। पेमेंट बैंक जो थे, ध्यान रखना, इनको 19 अगस्त 2015 को RBI ने 11 कंपनीज को पेमेंट बैंक का दर्जा दिया। ये 11 कंपनीज के नाम ये दे रखे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। आदित्य बिरला बैंक, एयरटेल मनी, देखिए पेटीएम भी है, टेक महिंद्रा भी है, वोडाफोन एम-पैसा भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, फाइनो पे भी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी है। इन सबको काम दिया था। इनके बेसिक टारगेट क्या थे, मीनिंग क्या थे, फीचर्स क्या थे, भी हम देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या थी। ये स्पेशल टाइप के बैंक होते हैं जो RBI के कंट्रोल में रहते हैं। पहली बात, RBI ने प्रमोट किया, RBI के कंट्रोल में रहेंगे। ये आपसे डिपॉजिट लेते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं। आपका पैसा ट्रांसफर करेंगे, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल सर्विसेज भी देंगे, बैंकिंग सर्विसेज भी देंगे। कहाँ पर? रूरल और अर्बन एरिया दोनों में, रिमोट एरिया दोनों में। फीचर्स क्या थे? ये कस्टमर से केवल कितनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? पर कस्टमर 2 लाख रुपए की। अगली बात, ये पब्लिक को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ये क्रेडिट कार्ड के अलावा उनको लोन भी नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक कभी लोन नहीं देते, ध्यान रखना। लेकिन आपको डेबिट कार्ड जारी होगा, आप पैसा निकाल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। बेसिक टारगेट क्या था? वही कि जो लोग बैंकिंग सर्विसेज को नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ तक, तो उन लोगों की मदद करने के लिए। और फिर इसके बाद ये किसके लिए फ़ायदेमंद था? वो वर्कर जो कि एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में या एक राज्य छोड़कर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए या छोटी इनकम वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद बैंक हुआ करते हैं ये बैंक। ध्यान रखना, लाइसेंसिंग टर्म क्या थी? सरकार ने सब काम इन प्रिंसिपल किया है, अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, और कहा गया है कि 18 महीने के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा। जब तक लाइसेंस को लेने के लिए सारी कंडीशन पूरी कीजिए। जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे, आप लोग जो लाइसेंस मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अकॉर्डिंग। और जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक आप अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को चालू नहीं रखेंगे, बिल्कुल बंद रखेंगे। ध्यान रखिएगा।
ये सब बातें ध्यान रखनी होती हैं। वो परफॉर्म नहीं कर सकती कोई भी एक्टिविटी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक SFBs क्या है, देखो डेफिनेशन क्या है। ये वो बैंक हैं जो कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको, उस सेक्टर को जो कि बैंक के पास कवर नहीं हो पा रहा है। बैंक हर जगह नहीं जा सकता भाई, तभी कहीं पेमेंट बैंक बना है, कहीं स्मॉल बैंक बना है, कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, कहीं RRB बने हैं, इसीलिए बने हैं। जब कॉमर्शियल बैंक हर जगह नहीं पहुंच पाएगा तो ये बैंक जाएंगे वहाँ पे, एक तरह से वहीं बने होते हैं ताकि फ़ायदा दे सके लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मॉल बिजनेस यूनिट को, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, लो इनकम हाउस होल्ड को मदद कर सकें, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, कर्जा भी देते हैं। तो और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अंडर सर्व पॉपुलेशन को वर्क करते हैं, मतलब वो लोग जो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उनको सरकार ये मदद करके उनकी काम देती है। ये कब हुआ था, 16 सितंबर 2015 को RBI ने इन प्रिंसिपल 10 कंपनीज को इसका अधिकार दिया था। ठीक है, जो फेमस हैं वो तो AU फाइनेंस ही है, आपने देखा होगा, और दूसरा जो ये चलती है जो इक्वेटस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और दिशा माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ये सबसे ज़्यादा फेमस कंपनीज इसकी हैं। आप एक बार नाम पढ़ लीजिएगा इनके। अब लिस्टिंग टर्म इसके भी वही थे कि भैया सीधी बात है, आपको 18 महीने के लिए RBI की कंडीशन के अकॉर्डिंग लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस जो मिलेगा वो सेक्शन 22 जो है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 का, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और जब तक लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा आप कोई बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखो वही सब कुछ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, RBI की लास्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझिएगा। एक ही वन शॉट बनाना था मुझे, तो मैंने वन शॉट ही बनाया ताकि बच्चों को एक ही बार में एक चैप्टर एक ही दिन का खत्म हो जाए, एग्जाम से पहले आपको टेंशन ना हो। बस एक बार चैनल खोलिए और जल्दी से देख लीजिए। और मैं फिर एक बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचाइए। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए RBI की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, RBI जो है एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। हमारे इंडिया में जो मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट कौन करता है, RBI। ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल 1935 को अंग्रेजों के ज़माने में बना था, और ये RBI एक्ट 1934 में रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, वहीं पर ही जो ध्यान रखना, RBI का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक गवर्नर होगा। आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारे कौन गवर्नर हैं इस समय। ठीक है, इस समय कौन गवर्नर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगली बात, 4 डिप्टी गवर्नर हैं और 15 नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं इसमें। अगली बात, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अपॉइंट करती है। जो RBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके जो 27 रीजनल ऑफिसर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। इसके कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, पहला इंस्टीट्यूट, दूसरा इंस्टीट्यूट, तीसरा इंस्टीट्यूट, चौथा इंस्टीट्यूट, 5वां इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, जैसे पहला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज पूना। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट पुणे। अगला इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई। IDBR-BT यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये 5 जो हैं ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, किसके, ये 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं RBI के पब्लिक के लिए, बाकी लोगों को ट्रेन करने के लिए। सब्सिडरी ध्यान रखना 2 होते हैं, DICGC यानी कि ये बेसिकली इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटीज कॉर्पोरेशन की बात करता है, और नोट मुद्रण के लिए यानी करेंसी प्रिंटिंग के लिए सरकार जो काम करती है उसको बोलते हैं NMPL यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक फॉर नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये सरकार की सब्सिडरीज होती हैं। अब RBI की प्रिम्बल क्या है, RBI का बेसिक पर्पस क्या है, तो ध्यान रखिएगा 3 बेसिक पर्पस होते हैं। पहली बात, करेंसी जारी करेगा, शोर मोनोपोली अधिकार, नोट जारी करने का अधिकार केवल RBI के पास होता है। दूसरी बात, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। और तीसरी बड़ी बात, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को बहुत स्मूथली चलाना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलाना। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात, इनिशिएटिव्स, जो RBI के इनिशिएटिव्स हैं। पहली बात, कंप्यूटराइजेशन किया गया ताकि बहुत जल्दी से ट्रांजेक्शन हो सके, क्लियर सेटलमेंट हो सके, क्लियरिंग और सेटलमेंट बहुत आसानी से हो सके। MICR ताकि जो चेक्स हैं उनको बहुत आसानी से सॉर्ट किया जा सके। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है ये। हाई वैल्यू क्लियरिंग यानी HYC जो है वो बेसिकली लार्ज चेक के पेमेंट के फास्ट सेटलमेंट के लिए होता है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो होता है CTS, ये ऑनलाइन क्लियरिंग ऑफ चेक के लिए होता है। ECS जैसे आप लोग इंस्टॉलमेंट वगैरह पेमेंट करते हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है, बिल्स वगैरह पेमेंट करने के लिए। बिजली का बिल है, कोई गाड़ी की किस्त है, ये सब चीज़ें।
NECS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है, बेसिकली बल्क पेमेंट को बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर करना उसके लिए होता है। और NEFT और RTGS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये होते हैं ताकि फंड बड़े आसानी से किसी को भी ट्रांसफर किए जा सके। ध्यान रखना, फंड ट्रांसफर सिस्टम बिटवीन बैंक्स ये होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, डिपार्टमेंट ऑफ RBI के 20 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ वर्क करते हैं, जिसमें 4 इनके बेसिकली फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। पहला होता है करेंसी मैनेजमेंट, नोट छापने का काम करना, देखना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम लगता है उसके लिए। रिस्क मॉनिटर करना, रिस्क है तो क्या है, नकली नोट वगैरह का, ठीक है ना। अगली बात, बैंकिंग को, सभी बैंकों को सुपरवाइज करना। और चौथी बात, मॉनिटरी रिसर्च करना, जैसे डिजिटल करेंसी वगैरह छापना, उन सब के रिगार्डिंग देखना। अब फंक्शंस ऑफ RBI, पहला होता है मॉनिटरी अथॉरिटी होता है, ध्यान रखना। RBI का बेसिक काम क्या है, फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना मॉनिटरी पॉलिसी को, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, प्राइस स्टेबिलिटी हो सके और क्रेडिट फ्लो पब्लिक तक आसानी से हो सके। इसके लिए 3 टूल्स अपनाए जाते हैं। पहला होता है CRR वो अमाउंट होता है जो कैश, जो किसी भी कॉमर्शियल बैंक का पैसा RBI के पास रिजर्व रहेगा, RBI के पास रिजर्व रहने वाला अमाउंट, किसी कॉमर्शियल बैंक का वो पैसा जो RBI के पास रिजर्व रहता है उसे बोलते हैं CRR। एक होता है SLR, ये वो अमाउंट होता है जो नेट डिमांड डिपॉजिट और टाइम लाइबिलिटी के तौर पर किसी बैंक को अपने पास रखना पड़ता था कि कस्टमर को पेमेंट किया जा सके, उसे बोलते हैं SLR। तीसरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि LAF, इसमें बेसिकली हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। ये दोनों रेट क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। बाय द वे मान लीजिए RBI एक सेंट्रल बैंक और SBI कॉमर्शियल बैंक। अब मान लो SBI को फंड्स की शॉर्टेज है, ध्यान रखिएगा, SBI को पैसों की कमी पड़ रही है, तो वो RBI से अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, देखिए शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, तो बदले में वो जो ब्याज देगा उसे क्या बोलेंगे, रेपो रेट। यानी कि बैंक RBI जब कर्जा देगी कॉमर्शियल बैंक को तो ब्याज चार्ज करेगी, वो रेपो रेट होगा। सिमिलरली अगर कभी RBI को जरूरत पड़ जाए और SBI से कर्जा ले, वो शॉर्ट टर्म लोन ले, तो बदले में जो SBI चार्ज करेगा कॉमर्शियल बैंक से वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। यानी कि SBI जो रेट चुकाएगा वो रिवर्स रेपो रेट और SBI जो रेट लेगा वो रेपो रेट, ठीक है। इसे LAF में हम लोग शामिल करते हैं। अगली बात, दूसरा फंक्शन है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फाइनेंशियल सिस्टम से वो RBI रेगुलेट करता है, ये ताकि पब्लिक का इसमें जो ट्रस्ट बैंकों बना रहे, और दूसरी बात जो डिपॉजिटर है उनकी मनी सेफ रहे, कोई दिक्कत ना हो। तीसरी बात, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ध्यान रखना FEMA एक्ट होता है। FEMA का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA 1999। इसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और एक जो फॉरेन करेंसी जो आती है उसको अपने मॉनिटर करना, अपने यहाँ रखना। फॉरेक्स जो रिजर्व होता है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो RBI अपने पास रखता है, गोल्ड वगैरह सब RBI रखता है अपने पास। अच्छा, फॉरेन ट्रेड को डेवलप करना, उसे प्रमोट करना, वो सब भी काम ये सब RBI का ही है। आगे इशुएंस ऑफ करेंसी, नोट जारी करने का सोल मोनोपोली अधिकार किसको होता है, वो RBI के पास होता है। जो खराब करेंसी होती है उसे डिस्ट्रॉय करने का अधिकार किसके पास होता है, RBI के पास होता है। टारगेट क्या होता है इसका, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लीन नोट, अच्छे नोट मार्केट में हो और प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मनी हो, शॉर्टेज ऑफ करेंसी ना हो। बैंकर्स बैंक RBI सभी बैंकों का, शेड्यूल्ड बैंक का, कॉमर्शियल बैंकों का बैंक होता है। बेसिक टारगेट क्या होता है कि अगर इन बैंकों का भी कर्जा चाहिए हो तो ये RBI उनको प्रोवाइड करता है, बैंकों को कर्जा देता है। RBI कभी पब्लिक से डील नहीं करता, ध्यान रखना। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये सरकारों का भी बैंक होता है, मतलब सरकार का बैंक RBI, गवर्नमेंट बैंक। तो हैंडल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट मैनेज करता है, पब्लिक डेट कंट्रोल करता है, टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, खर्चे वगैरह करता है, तब ये RBI करता है। उम्मीद करता हूँ 6 फंक्शन समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लास्ट पेज की तरफ आ गए हैं, बस खत्म। देखो RBI का जो डेवलपमेंटल रोल है वो क्या है। पहली बात, जनधन योजना या स्मॉल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू पब्लिक को, आम जनता को बैंक से जोड़ना, चलो बैंक की ओर, ये कहता है। अगली बात, रूरल बैंकिंग को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्रायोरिटी सेक्टर को प्रमोट करता है। स्पेशल इंस्टीट्यूशन जो लिंक है RBI से वो क्या है। पहली बात, नाबार्ड, ये रूरल क्रेडिट और डेवलपमेंट की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बताता है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना ये ज़्यादातर लोगों की निगाह में नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा कर्जा है, अच्छा तरीका है जिससे लोगों को कर्जा मिल सके। फिर BR, BNL, MPL, ये तो मैंने आपको बताया था, करेंसी प्रिंटिंग के लिए इंस्टीट्यूशन होता है। ये सब स्पेशल इंस्टीट्यूशन है RBI के, जो RBI से जुड़े हुए हैं। अगली बात, प्रीपेड और मोबाइल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी सरकार ने जारी किए हैं, जिसमें RBI रेगुलेट करता है प्रीपेड वॉलेट को। अभी आपने देखा पेटीएम को तो यही कंट्रोल करते हैं, कार्ड को, UPI ऐप्स को कंट्रोल करता है RBI। और दूसरी बात, ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन में आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल पाए। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको बताया जाएगा। होमवर्क मैंने दिया है, आपको गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगली बात मैं कहूँगा प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। PDF हालांकि मिल जाएगा आपको नोट में, लिंक में, लेकिन इस बात को समझिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बैंकिंग डिफिकल्ट नहीं है, आप साथ में चलेंगे तो बहुत ईजी भी हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सब्जेक्ट को बहुत जल्दी से कवर करना है, मैंने एक 1 शॉट ही बनाया है इसका, 1-1.25 घंटे का बनाए। छोटी छोटी 5-7 क्लास से बढ़िया है, बड़ी एक ही बना दो, बच्चा एग्जाम से पहले देखे और ख़त्म करे। बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको सब कुछ समझ में आया है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ बने रहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।